मुस्लिम अभी क्या अंग्रेज को तबाह किया और एक से एक होकर गहरी अज़दहा नाज़रीन, आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में तहज़ीबी और सकाफ़ती सरगर्मियाँ मांद पड़ गईं। पूरे मुल्क में मुनज़्ज़म तौर पर इप्टा और पृथ्वी थिएटर सरगर्म थे, लेकिन उनकी सरगर्मियाँ काफ़ी नहीं थीं। ऐसे में मौलाना आज़ाद साहब को संगीत नाटक एकेडमी कायम करने में कामयाबी मिली। इस तरह 1954 में संगीत नाटक एकेडमी का क़याम अमल में आया। 1959 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नाम से एक नई यूनिट कायम की गई। 1975 में इसका रजिस्ट्रेशन 1860 सोसाइटी एक्ट के तहत अलग से सोसाइटी के तौर पर हुआ और इसने मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के तहत काम करना शुरू किया। आज पूरी दुनिया में मकबूल हिंदुस्तान में अपनी नौइयत का वाहिद इदारा है जो थिएटर की तालीम देता है। इस स्कूल में थिएटर की तालीम देने के साथ साथ तालिब इल्मों से हर तरह के ड्रामे पेश करवाए जाते हैं। इन ड्रामों की तैयारी में स्कूल के असातिज़ा के अलावा दूसरे माहिरीन से भी मदद ली जाती है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में 3 साल के दौरान थिएटर के तमाम एस्पेक्ट से वाकफियत कराई जाती है। उन्हें थियरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी करवाया जाता है। ड्रामा तैयार करने की जिम्मेदारी तालिबे इल्म पर ही होती है। वो खुद ड्रामा तैयार करते हैं जिसे नाजरीन के सामने पेश करना होता है। उसके बाद उसका डायलॉग क्या? मुख्तलिफ हिदायतकार मुख्तलिफ फॉर्म में उनसे ड्रामा तैयार करवाते हैं और नाजरीन के सामने पेश करवाते हैं। अस्पताल आग लगकर जल जाएगा, मैं जानता था ये बात। और तुमने मुझे एक बार भी अस्पताल में नहीं ले गए, इसलिए समझ नहीं पाती। अगर मेकअप के बारे में बताया जाता है तो उनसे मेकअप करवाया भी जाता है। इसी तरह लिबास और दूसरे लवाजमात और ज़रूरियात के बारे में बताया जाता है। द पर्शियंस नाटक के लिए इस बार कॉस्ट्यूम करने का थोड़ा कोशिश कर रही हूँ। हमारे जो डायरेक्टर हैं मिस्टर ओवलिया कुली, काफ़ी ज़्यादा मदद कर रहे हैं। वो काफ़ी अच्छे से गाइड कर रहे हैं टू अंडरस्टैंड द टेक्सचर्स, बेसिकली हाउ द टेक्सचर विल वर्क विद द हेल्प ऑफ लाइट। किस तरीके से लाइट के साथ कैसे काम होगा, या एक्टर्स कैसे नज़र आएंगे, कौन सा कपड़ा उनको पहनाने से वो चमकेंगे, कौन से उनका चेहरा दिखेगा, कैसे रिफ्लेक्ट होगा। उन्होंने काफ़ी सारी बातें की हैं। तो इसकी वजह से किसी एक टेक्सचर पे एक बार में स्टिक होना बड़ा मुश्किल है। ज़्यादा कोशिश ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को देखा जाए, परखा जाए, समझा जाए कि अच्छा ये कैसे वर्क करेगा, ये वर्क करे कैसे करेगा। तो उससे एक इमेजिनेशन में कॉस्ट्यूम काफ़ी अच्छे से वर्कआउट कर रहे हैं। इस 3 साल की तालीम के दौरान हिंदुस्तान और गैर ममालिक में जितनी तरह के ड्रामे पेश किए जाते रहे हैं उसकी न सिर्फ जानकारी दी जाती है बल्कि उस फॉर्म में उनसे ड्रामा तैयार करवा के पेश करवाया जाता है। एनएसटी का 3 साल का जो कोर्स है वो जो पहला साल होता है सारे स्टूडेंट सारे सब्जेक्ट करते हैं। उसके बाद वो उनको एक चॉइस मिलती है कि वो अभिनय करना चाहें या थिएटर टेक्निक्स करना चाहें जो आगे जाके उन्हें डायरेक्टर बनाने की
और थिएटर डिज़ाइनर बनाने की ट्रेनिंग दें, तो दूसरे साल में वो ये चॉइस करते हैं। और हमारे सब्जेक्ट्स बहुत हैं, 15 के लगभग सब्जेक्ट हैं जो कि लिटरेचर के सब्जेक्ट हैं, जिसमें मॉडर्न इंडियन ड्रामा, क्लासिकल ड्रामा, वर्ल्ड ड्रामा है, साथ ही में थिएटर आर्किटेक्चर है, सीनिक डिज़ाइन है, कारपेंट्री है, कॉस्ट्यूम है, मूवमेंट है, इम्प्रोवाइजेशन है, योगा है। तो स्टूडेंट्स को एक तरह से ड्रामा के हर एस्पेक्ट से वाकिफ़ होने का मौका मिलता है। नाटक की ट्रेनिंग के दौरान हमारा एक ख़ास हिस्सा हुआ करता है जिसमें हम जैसे आगा हश्र के नाटक के ऊपर स्टूडेंट्स ट्रेनिंग लेते हैं, पारसी नाटक कैसे खेला जाता था उसके ऊपर ट्रेनिंग लेते हैं, और जो अलग नाटक अलग अलग किस्म के नाटक आए हैं उर्दू के दौरान, कई बहुत सारे शेक्सपियर के नाटक उर्दू में ट्रांसलेट हुए, वो हम खेला करते हैं। तो हमारे लिए जो एक ग्रेट नाटक के, ग्रेट प्लेस का एक ट्रेजर है, उसको हम हमेशा देखते हैं, और उसमें हम NSD उसमें एक तरह से ट्रांसलेशंस कराना, उनको खेलना और उनके ऊपर ध्यान देना बहुत इम्पोर्टेंट रहा। और आप ये देखिए कि एक तरह से पारसी थिएटर जिसमें बहुत एक हिंदुस्तान के मेजर नाटक निकले थे जैसे आगा हश्र, उसका हम हमेशा सीन वर्क भी किया करते हैं, तो वो लोग हमारे स्टूडेंट्स उससे वाकिफ़ रहते हैं हमेशा। इनमें संस्कृत ड्रामा, रिवायती ड्रामा, पारसी ड्रामा, मुख्तलिफ तरह के लोक नाटक, एशियन ड्रामा और वेस्टर्न ड्रामे अहम हैं। इन तीनों बरसों में कई उर्दू ड्रामे तैयार करके पेश किए जाते हैं। इस तरह हर साल कमोबेश 3 से 4 उर्दू ड्रामे स्कूल के तलबा के जरिए पेश किए जाते हैं। तो कोई शीशा ना था, क्यों हो गया फिर चूर चूर? क्या हुआ उठ जोर जवानी, देख अजल है घात में, देख किस कदर कुव्वत है इन बूढ़े हाथ में। ऐ आंखों, तुम्हारे नसीब में बाप का दीदार ना था। कहाँ हो प्यारे बाप, कहाँ हो प्यारे बाप? आओ आओ के आखिरी बार तुम्हारी शक्ल देख लो। क्या खबर थी कि बिगड़ जाएगी किस्मत अपनी, आखिरी वक्त दिखा दो मुझे सूरत अपनी। अपनी इस जवानी की मौत पर मातम करने के लिए अपने बाप को याद कर रहा है, लेकिन याद रख, उसकी मोहब्बत, उसकी आंसू, उसके फरियाद, कोई भी तुझे अब इस दुनिया में जिंदा नहीं रख सकते। मरहम कहाँ जो रख दे दिल पाश पाश पर, आएगा भी वो तो रोएगा बेटे की। भाग जा, इस दुनिया से किसी दूसरी दुनिया में भाग जा। तूने साहम व निर्माने के खानदान के चिराग को बुझा दिया है। तारी के जंगलों, पहाड़ की गुहारों, तू कहीं भी जाकर छुप जा, लेकिन मेरे बाप रुस्तम के इंतकाम से नहीं बच पाएगा। क्या कहा? तू रुस्तम का बेटा है? हाँ। तेरी माँ का नाम? तहमीना। तेरे इस दावे का सबूत? मेरे इस बाजू पर मेरे बाप की निशानी बंधी हुई है। झूठ बोल रहा है तू मुझसे, पागल बना रहा है मुझे। अपने इस कत्ल का इंतकाम लेने के लिए झूठ बोल रहा है तू मुझसे। वही मोहर, वही निशानी। पागल बूढ़े, जलील, ये क्या कर दिया तूने? शहर जैसा खूनी हैवान, भेड़िए जैसा जालिम और रीछ जैसा मूजी भी अपनी औलाद के साथ ऐसा सलूक नहीं करता। खून में डूबा है वो जिससे मजा जीने में था। दिल के बदले क्या कोई पत्थर तेरे सीने में था। तोड़ डाला अपने ही हाथों से उस जालिम से, तेरा ही चेहरा, तेरा ही नक्शा जिस आईने में था। फतेहमंद बूढ़े, तू रुस्तम नहीं, फिर मेरी मौत पर रंज करने की बजाय फिर मेरी मौत पर रंज क्यों कर रहा है?
रोने और आंसू बहाने, मातम करने और छाती पीटने के अलावा मेरी जिंदगी में और बाकी ही क्या रह गया है। मैंने तेरी जिंदगी को तबाह करके अपनी जिंदगी का हर सुख, अपनी दुनिया के हर चैन को तबाह कर दिया। मुझसे नफरत कर, मेरे मुंह पे थू, मुझे हजारों जबानों में लानत दे। फगा हो, हसरत हो, सर से पाँव तलक गम हो, मैं बेटे का कातिल हूँ, मैं बदवक्त रुस्तम हूँ। बाबा, बाबा, मेरी बदनसीब माँ से कहना कि इंसान सब कुछ कर सकता है लेकिन किस्मत से जंग नहीं कर सकता। जब तेरी नाशाद माँ बाल नोचती, आंसू बहाती, दरिया और फरियाद की मूरत बनी हुई मेरे सामने आके खड़ी होगी और मुझसे पूछेगी कि मेरी कोख से पैदा हुआ वो शेर कहाँ है, तो क्या जवाब दूंगा मैं उसे? हिस्टोरिकली देखिए तो अलकाजी साहब ने ही उसको नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की पूरी बेसिस ऑर्गेनाइज थिएटर ट्रेनिंग की इंडिया में, मॉडर्न इंडियन थिएटर में, तो अलकाजी साहब ने ही उसको जो भी शक्ल दी है वो अलकाजी साहब की देन है। उसके बाद उसमें तरमीम होती रही, कानन जी के टाइम में बहुत तरमीम हुई, उसके बाद भी लोगों ने तरमीम की, मगर जो बेस था अलकाजी साहब, जिस सोच के तहत अलकाजी साहब ने उसको सिलेबस बनाया था, वो सोच अलकाजी साहब के वक्त में अनफॉर्चुनेट बात ये थी कि बहुत ज़्यादा ट्रेन प्रोफेशनल टीचर्स नहीं थे हिंदुस्तान में उस तरह से। आज नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के काफ़ी ट्रेंड स्टूडेंट्स की पूरी एक बिरादरी है जो टेक ओवर कर सकती है बहुत से सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए। तो उस दौर में इसलिए अलकाजी साहब का नाम और भी बहुत अहमियत से आता है कि वो प्ले डायरेक्ट भी कर रहे थे, डिज़ाइन भी कर रहे थे, क्लासेस भी ले रहे थे, स्टूडेंट्स को ट्रेन भी कर रहे थे, एंड ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली उन्होंने 17-18 साल तक मॉडर्न इंडियन थिएटर को और ख़ासतौर से हिंदुस्तानी थिएटर को इन्फ्लुएंस किया, और उसमें उर्दू के भी ड्रामे आए। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा तालीम के मकसद से कायम हुआ। इससे पहले दिल्ली के नाजरीन को मुख्तलिफ तरह के थिएटर देखने का मौका मिलना शुरू हुआ जो दूसरे शहरों को मैसर नहीं होता है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से तालिब इल्म फारिग होने लगे तो ये फिक्र होने लगी कि अब क्या करेंगे ये। उनकी तरबियत करके उनके अंदर जो सलाहियत पैदा की गई है उसका इस्तेमाल कैसे हो। उस वक्त स्कूल के डायरेक्टर इब्राहिम अलकाजी थे। उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रेपेट्री के नाम से 1964 में ऐसी तंजीम बनाई जिसका काम सिर्फ और सिर्फ ड्रामा तैयार करना और उसे पेश करना करार पाया। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की रेपेट्री ने अपने इब्तिदाई दिनों से ही उर्दू ड्रामे पेश करने शुरू किए। इब्राहिम अलकाजी की हिदायत में पेश करदा कमोबेश तमाम ड्रामे उर्दू के ही होते थे। ये वो जमाना है जब अलकाजी स्कूल और रेपेट्री दोनों की बुनियाद मजबूत बना रहे थे और इसके लिए उन्हें उर्दू ड्रामा का सहारा लेना पड़ा। इससे पहले अगर कोई बाज़ाब्ता रिवायत थी तो वो पारसी थिएटर की थी और पारसी थिएटर उर्दू जुबान में ही ड्रामे खेला करता था। अलकाजी ने इल्मी ड्रामे के तराजिम पेश करने का सिलसिला शुरू किया तो वो तराजिम भी उर्दू के लिए। इस दौर में पेश किए गए ज्यादातर ड्रामे कुद्सिया जैदी, J.N. कौशल और सफदर हाशमी के तर्जमा किए हुए थे। ये तमाम लोग उर्दू में ही तर्जमा करते थे। यहाँ तक कि बीवी कारंत ने जब ड्रामा तुगलक का तर्जमा किया तो वो मुश्किल उर्दू जुबान में था और उसी जुबान में उसे खेला गया। रेपेट्री को शुरू हुए लगभग 40 साल से ऊपर हो चुके और उसका मकसद ये था कि जो यहाँ से स्टूडेंट्स ट्रेन हो के निकलें उन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले, एक ऐसी जगह मिले जो वो सीखे हैं उसको प्रैक्टिस कर पाएँ। तो उसी तरीके से रेपेट्री की शुरुआत हुई कि प्रोफेशनल थिएटर में काम करने का जो एक अनुभव होता है, जो एक्सपीरियंस होता है वो उन्हें मिले। तो और दूसरा रेपेट्री का एक ये भी मुद्दा था कि वो नई किस्म का थिएटर, आधुनिक थिएटर, आज का थिएटर भारत के हर एरिया में, हर प्रांत में ले जाए, तो वो भी हम किया करते हैं। तो रेपेट्री साल में 4
या 3 नए नाटक बनाती है, फिर उनका टूर लगाती है और साथ ही में एक समर फेस्टिवल करती है जिसमें हर नाटक के काफ़ी शो हुआ करते। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की रेपेट्री का तजुर्बा कामयाब रहा तो इसे मुल्क के मुस्तकबिल बच्चों की फिक्र सताने लगी। उस वक्त की डायरेक्टर कीर्ति जैन ने सोचा क्यों ना थिएटर में बच्चों की दिलचस्पी की शुरुआत करें। इस मकसद के तहत उन्होंने 1989 में थिएटर इन एजुकेशन यानी संस्कार रंग टोली की बुनियाद डाली। ये अपनी नौइयत का हिंदुस्तान का वाहिद इदारा है। असातिज़ा और बच्चे मिलकर ड्रामा तैयार करते हैं और इसे नाजरीन के सामने पेश किया जाता है। ये ड्रामे स्कूल के बच्चों के ज़रिए उन्हीं के लिए तैयार किए जाते हैं और इसे अक्सर किसी स्कूल में ही पेश किया जाता है। संस्कार रंग टोली का खास जोर इस बात पर था कि वो बच्चों के लिए वो माहौल तैयार करने में मदद करे जिसमें वो सवाल कर सके, अपना फैसला खुद ले सके, अपनी पसंद नापसंद का इजहार कर सके। इन पेश करदा ड्रामों में गीत भी होते हैं जो उर्दू में ही लिखे हुए होते हैं। मौसीकी बच्चों को ज्यादा मुतासिर करती है और इससे ड्रामे में दिलचस्पी पैदा हो जाती है। हमने ये सोचा कि हमारा जो ग्रुप होगा बच्चों का तो वो कम से कम 30 बच्चों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पहला एक उसूल हमने ये बनाया। फिर दूसरा ये बनाया कि हमें उसको किसी एक एज ग्रुप के अंदर रखना चाहिए कि जहाँ 8 साल का बच्चा भी है, वहाँ 16 साल का बच्चा भी है, वहाँ 5 साल का बच्चा भी है। इसका कोई मतलब नहीं, कोई किसी की सुन नहीं पाता। तो थिएटर वहाँ बच्चों के पास जब जाए तो उनकी डेवलपमेंट के लिए हो, उनके मतलब एक तरह से आत्मविश्वास बढ़ाने की बात हो, उसमें कॉन्फिडेंस की बात हो और बच्चे को मतलब एक तरह से अपने आप से और थिएटर की उस एक्टिविटी के साथ एक रिश्ता बने। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का क़याम थिएटर की तालीम के लिए हुआ था, लेकिन धीरे धीरे इसने अपनी नई नई शाखें खोलकर तालीम के साथ साथ थिएटर के फ़रोग़ का काम शुरू कर दिया। इससे बढ़कर एक काम और किया और वो ये कि स्कूल से फारिग तालिबे इल्म का इस्तेमाल इसके लिए रेपेट्री और संस्कार रंग टोली बनाई तो बाद में एक्सटेंशन प्रोग्राम के तहत पूरे हिंदुस्तान में थिएटर की तरबियत का काम शुरू किया। इस प्रोग्राम के तहत कोई भी ड्रामा ग्रुप, तहजीबी सकाफ़ती तंजीम या तालीमी इदारा ड्रामा करना चाहता है और उसके पास तरबियत याफ्ता या तजुर्बेकार हिदायतकार नहीं है तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा अपनी जानिब से उसे हिदायतकार मुहैया करवाएगी। ये डायरेक्टर अपनी निगरानी में एक ड्रामा तैयार करवाएगा और उसका आवाम के लिए शो किया जाएगा। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने कई तरह के फेस्टिवल के इनेकाद का फैसला वक्फे वक्फे से किया। भारत रंग महोत्सव के नाम से बैनुल-अक़वामी ड्रामा फेस्टिवल हर साल दिसंबर जनवरी में होता है। इसमें हिंदुस्तान और गैर ममालिक के ड्रामा ग्रुप मुख्तलिफ जुबानों में ड्रामे पेश करते हैं। रेपेट्री अपने पेश करदा ड्रामों का फेस्टिवल करती है। ये फेस्टिवल मुख्तलिफ औकात में मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुनक़िद होता है। इन तमाम फेस्टिवल और जश्न में उर्दू के ड्रामे खासी तादाद में शामिल होते हैं, जिससे इन फेस्टिवल की रौनक में इजाफा होता है और उर्दू ड्रामे की खिदमत होती है सो अलग। मिसाल के तौर पर 50 नाटक हैं तो 2 या 3 नाटक आपको उर्दू ज़बान में मिलेंगे, लेकिन वो भी खालिस उर्दू नहीं होंगे। वो ऐसे होंगे जिसमें कहीं कहीं कुछ कुछ उर्दू ज़बान का इस्तेमाल है। पर हाँ, जो कभी हैदराबाद से ऑल्टरनेट ईयर्स में कभी एक आता आ जाएगा जो उर्दू नाटक होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा उर्दू नाटक होते हों ऐसा नहीं है, क्योंकि वो भारत रंग महोत्सव है, पूरे भारत को उसे कवर करना है। वो उर्दू रंग महोत्सव नहीं है, तो इसलिए उनको इस बात का भी ख्याल रखना होगा। अब जैसे वहाँ पे जर्मनी के भी नाटक आते हैं, फ्रांस से भी आते हैं, तरह तरह ज़बान के नाटक आते हैं, तो एक आध भी अगर वो मौका देते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन देखने वाली ये बात है कि जिस शख्स को उन्होंने मौका दिया नेशनल प्लेटफॉर्म पे लाके, वो साल भर क्या कर रहा है। क्या वो सिर्फ भारत रंग महोत्सव के लिए नाटक कर रहा है या वो सच में उर्दू की मुहिम में जुड़ा हुआ है और उसको जब मौका मिला तो उसने अच्छा काम किया।
दीवार की ही मालूमात हासिल करनी थी तो मुझसे ले लीजिए, वो पहले की तरह टूटी पड़ी है। अगर बन भी गई होती तो क्या बात थी? पहाड़ की पथरीली चट्टानों को काटकर अगर दूध की नहर निकाली जा सकती है तो क्या ईंटों की जरा सी दीवार में सेंध नहीं लगाई जा सकती? जानकर खुशी हुई कि सिर्फ दीन और ईमान तक ही आपकी मालूमात महदूद नहीं है, पुराने अफसानों का भी आपको इल्म है। पुराने अफसानों का भी और नई दास्तानों का भी। हाँ, आपकी निगाहें दास्तानों के अलावा और देख भी कर सकती हैं। जलाल और नसीर के साथ बात चल रही थी और मैंने कहा यार मेरे पास एक स्क्रिप्ट है मिर्ज़ा गालिब को लेकर के और इस तरह का नाटक है वो हम करना चाहते हैं। और एक हमारे अमीर दोस्त थे जो इन चीज़ों में मदद करते थे, उन्होंने कहा कि करो हम करेंगे। और सुरेंद्र वर्मा भी साथ में बैठे हुए थे, उन्होंने कहा अबे कमबख्त ये तो मेरा ड्रामा है तू जो बता रहा है। मैंने कहा तेरा है, मुझे नहीं मालूम, उस पर तो पहले सफ़े पर कुछ लिखा नहीं है, मैं तो खुद तलाश रहा हूँ, तो दिखा मुझे। मैंने दिखाया उनको, नहीं उन्होंने कहा ही नहीं ये तो बहुत ही ख़राब है और मुझे इसमें बहुत तरमीम और बहुत चेंजेस बहुत करना है, अभी काम अभी नहीं करोगे। बात 74 से कट होती है और आइए 1990 में सुरेंद्र वर्मा को मैंने टेलीग्राम भेजा और चौथे दिन वो स्क्रिप्ट यूं की यूं जैसी मैंने उनको दी थी वैसे ही उस पर सुतली लपेटी हुई आ गई। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं उस दिन बहुत जद्दोजहद के बाद परेशान सूरत घर लौटा था, तो मैंने कहा कर लेने दे जैसा करता है। तो यूं हुआ वो नाटक। पहले ही रुसवाई में कौन सी कमी रह गई है? मैंने रोजा और नमाज की जगह जज्बात निभाए और ये उम्मीद का तकाजा है। क्या तकाजा है? घर से निकल के हवालात में बंद हो जाओ। नहीं, इसकी नौबत नहीं आएगी, इससे पहले मैं सही सलामत उस घर में दाखिल हो जाऊंगा, इतना यकीन तो मुझे है। इतना तो मुझे भी यकीन है, लेकिन फिर क्या होगा? इस बात का एहसास है कि आपको दिल्ली को एक बहुत ही रंगीन किस्सा मिल रहा है जो कूचे कूचे में चटखारे ले लेके सुना जाएगा। मुझे आपके लिए हमेशा अफसोस रहा है, लेकिन ये जाना मुल्तवी नहीं हो सकता। नहीं। आखिर ऐसी कौन सी कशिश है उसमें? ये शादी का नहीं, दर्द का रिश्ता है। और इसके ताने बाने जब बुने जा रहे थे तब मैं पूरी तरह से टूट चुका था। मेरी बयाज, लोगों का ज़ौक़ सुखन, हर शय पर से मेरा यकीन उठ चुका था। मैं जब बाहर निकलता तो ऐसा लगता जैसे मैंने कोई खोल उड़ रखा या मेरे इर्द गिर्द एक खाई है जिससे मैं लोगों के नजदीक नहीं जा सकता। गलती कहाँ हुई थी? क्या वाकई जिंदगी की नब्ज़ पर से मेरी उंगली उठ चुकी थी, या मैं अपनी जगह सही था? क्योंकि राह आम तो मुख्तलिफ था, इसलिए मुखालफत होना लाज़मी। जब जख्मी खुदारी लिए मैं घर पे आता, आस्ताने पे कदम रखते ही आपको पाता, गोया इल्जाम और तोहमतों का मुजस्सम आईना। प्यारे नाज़रीन, हम जानते हैं कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और इब्राहिम अलकाज़ी ने अपने इब्तदाई ज़माने में सिर्फ़ और सिर्फ उर्दू ड्रामे खेले। उन्होंने आलमी सतह के शाहकार ड्रामों का तर्जुमा उर्दू ज़बान में ही करवाया और खेला। अगर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इसकी रेपेट्री, संस्कार, रंगटोली और तालिब इल्म के ज़रिए खेले जा चुके उर्दू ड्रामों की तादाद देखना चाहें तो शायद 1000 तक पहुँचे। इसके अलावा इनकी मदद से पूरे मुल्क में हर साल सैकड़ों ड्रामे खेले जाते हैं। इनमें उर्दू ड्रामे भी शामिल हैं। इस तरह बाज़ औक़ात अक्सर अनजाने में और कभी कभी मजबूरी में उर्दू ड्रामे पेश होते रहते हैं। इससे उन इदारों का तो कोई नुकसान नहीं होता, हाँ, उर्दू ड्रामों का भला ज़रूर हो जाता है। तो नाज़रीन, उर्दू थिएटर का आज का सफ़र यहीं ख़त्म करते हैं। आइंदा फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।